हमें फाइनल की सभी छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये वीडियो श्रृंखला में आज का हमारा विषय है खड़ी बोली की विशेषताएं। इससे पूर्व हमने ब्रज भाषा की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। हिंदी की विभिन्न जो उपभाषाएं हैं उनमें एक उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं जो प्रमुखतः बोली जाती हैं, जिनमें खड़ी बोली एक प्रमुख बोली है। खड़ी बोली को विभिन्न नामों से जाना जाता है। कई लोग इसे हिंदुस्तानी कहते हैं, नागरी कहते हैं, सर हिंदी कहते हैं और कोरवी। भोलानाथ तिवारी ने इसको कोरवी नाम दिया। खड़ी नाम भी एक तरह से इस बोली में जो खड़ापन है, कर्कशता है, इस वजह से इसका नाम खड़ी बोली पड़ा। और आप यूँ भी समझ सकते हैं कि जो मानकीकृत हिंदी है, उस मानकीकृत हिंदी के नज़दीक की बोली खड़ी बोली है, या यूँ कहें कि खड़ी बोली का ही मानकीकृत रूप है हिंदी, जिसको हम अध्ययन के क्षेत्र में प्रयुक्त करते हैं। जो चाहे अखबार की भाषा हो, चाहे टेलीविज़न की भाषा हो, चाहे हमारे पाठ्य पुस्तकों की भाषा हो, हिंदी वो खड़ी बोली का ही एक तरह से मानकीकृत रूप है। पश्चिमी हिंदी की ये प्रमुख बोली है जो मुख्य रूप से मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, रामपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर आदि जो क्षेत्र हैं उनमें प्रमुख रूप से बोली जाती है, और ये क्षेत्र है वो खड़ी बोली का क्षेत्र कहा जाता है। कोरवी नाम से इसको जाना ही जाता है। ग्रेडर्सन इसे देसी हिंदुस्तानी भी कहते हैं, यानी कि कोरवी या खड़ी बोली का तात्पर्य स्टैंडर्ड भाषा। हिंदी और उर्दू दोनों ही खड़ी बोली की बेटियां हैं, यानी कि अगर फारसी के शब्द उसमें सम्मिलित कर दिए जाएं तो उर्दू का रूप एक तरह से बन जाता है। आज सामान्यतः हम देखते हैं कि हमारे आसपास के जो क्षेत्र है, यानी कि जिस क्षेत्र में हम निवास करते हैं, उस प्रत्येक क्षेत्र की अपनी बोलियां होती हैं, उनकी अपनी विशेषताएं होती हैं, और उन्हीं बोलियों और विशेषताओं के कारण प्रत्येक बोली होती है वो दूसरी बोली से भिन्न होती है। हालांकि वो किसी एक भाषा वर्ग की ज़रूर होती है, एक उपभाषा वर्ग की होती है, लेकिन कुछ भिन्नताएं उसके अंतर्गत आती हैं। वो व्याकरणिक दृष्टि से भी होती हैं, शब्दगत दृष्टि से भी होती हैं, ध्वनिगत दृष्टि से भी होती हैं। जो अंतर होता है वो उस बोली की एक विशेष प्रकार की पहचान होती है। इस दृष्टि से देखें तो खड़ी बोली की भी विभिन्न विशेषताएं हैं, जिनके कारण खड़ी बोली को पहचाना जा सकता है। हम पढ़ते ही, हम देखते ही ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह अमुक खड़ी बोली है, क्योंकि ये हिंदी के भी बड़ी समीप की है, और जो हमारी मानकीकृत जो भाषा है उसमें भी इसका बड़ा महत्व है, प्रभुत्व है, और लोक साहित्य भी विपुल मात्रा में इसमें लिखा गया है। तो आइए आज हम इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके कारण हम इस खड़ी बोली को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि खड़ी बोली में ये विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है, जो प्रधान विशेषता है, आकारांत, यानी कि यह बोली आकारांत होती है। आकारांत का मतलब होता है कि किसी भी शब्द के अंत में आ का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया जाना। कोई बोली औकारांत होती है, कोई ओकारांत होती है। इसी प्रकार से खड़ी बोली है वो आकारांत होती है, यानी कि आकारांतता उसमें देखने को मिलती है। जैसे उसके उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे करता है, क्रिया है, खोटा, घोड़ा, खाया, आपा, छोटा, बड़ा, इस प्रकार से इसकी पहचान है। इसकी प्रयुक्तता, शब्द के अंत में आ की प्रयुक्तता अधिक मात्रा में होती है। दूसरी विशेषता है कि खड़ी बोली में मूर्धन्य लय का प्रयोग अधिक मिलता है, यानी कि अधिक मात्रा में लय का प्रयोग मिलता है, जिसका मानक हिंदी में अभाव है। जैसे जंगल, बाल इत्यादि, ये भी एक इसकी विशेषता, प्रमुख विशेषताओं में तो नहीं आती है, लेकिन एक अच्छी विशेषता मानी जाती है। इसके बाद अगली एक प्रमुख विशेषता है
खड़ी बोली की कि खड़ी बोली में द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग प्रचुरता से होता है, यानी कि व्यंजन द्वित्व की प्रवृत्ति प्रधान रूप से खड़ी बोली में पाई जाती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति इसकी मानी जाती है और इस बोली में इसका बहुतायत मात्रा में इसका प्रयोग भी होता है। जैसे सामान्यतः हम बेटी बोलते हैं और इस बोली में बोलने वाले जो लोग हैं उसको बेटी इस प्रकार से बोलेंगे। जैसे लोटा, सामान्यतः हम हिंदी में इसको लोटा कहते हैं, इस बोली को बोलने वाले लोग उसको कहेंगे लोटा, यानी कि हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि इस प्रकार से हम इसे लोटा बोलेंगे। लेकिन खड़ी बोली में द्वित्व व्यंजन के कारण से इसे लोटा बोला जाता है, यानी कि ट की जो पुनरावृत्ति होती है, ट व्यंजन की पुनरावृत्ति हो जाती है, जिसमें से एक जो ट है वो स्वर युक्त होता है और दूसरे जो पुनरावृत्ति हो जाती है व्यंजन की वो स्वर से रहित हो जाता है। इसको कहते हैं हम द्वित्व व्यंजन प्रवृत्ति की प्रधानता, यानी कि एक व्यंजन का दो बार आ जाना। इसी प्रकार से जैसे बेटा, तो इसमें बोलते हैं बेट्टा, यानी कि ट की अर्थ। जैसे ऊपर, ऊपर, यानी कि पै को दो बार प्रयुक्त किया जाता है। तो ये भी एक इसकी प्रधान प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है खड़ी बोली की। तीसरी चौथी है खड़ी बोली में मानक हिंदी के न और भय के स्थान पर क्रमशः न और ब का प्रयोग अधिक मिलता है, यानी कि हिंदी में जहाँ न और भय मिलता है वहाँ खड़ी बोली में इन ध्वनियों के स्थान पर न के स्थान पर ण, यानी कि न के स्थान पे ण मिलेगा और भय के स्थान पर ब मिलेगा, उनका प्रयोग होता है। जैसे खाना, तो खड़ी बोली में इसको बोले खाना। जाना, जाना, चीनी, चीनी। इसी प्रकार से कभी, कभी, सभी, सभी, यानी कि इन ध्वनियों का प्रयोग प्रमुख रूप से होता है। ये ध्वनि परिवर्तन हो जाता है खड़ी बोली में आकर की। अगली प्रवृत्ति है खड़ी बोली की क्रिया रचना में मानक हिंदी से बड़ा साम्य है, यानी कि बिल्कुल नज़दीक की मानी जाती है, कुछ अंतरता के साथ इसको जो कि तो स्वीकार किया जाता है। कतिपय परिवर्तनों के साथ मानक हिंदी क्रिया रूपों का प्रयोग खड़ी बोली में मिलता है। जैसे चलता है, चले हैं, इस प्रकार से इसमें प्रयोग मिलता है, मिलता है। एक प्रवृत्ति विशेष ये है कि निश्चयात्मक मूल भूतकाल, यानी कि जो निश्चयार्थक भूतकाल है, जिसका निश्चित अर्थ है भूतकाल में जो घटना हो चुकी है, में खड़ी बोली में या लगाया जाता है, यानी कि शब्द के पीछे क्या लगाया जाता है। जैसे बैठा, तो इसमें होगा बैठ्या। उठा, उठ्या। चला, चल्या, यानी कि या का प्रयोग बार बार इसके अंतर्गत हो जाता है। अंत में ये भी खड़ी बोली की एक विशेषता मानी जाती है। इसके अलावा खड़ी बोली में ऐ और ए, औ और ओ ध्वनियाँ हैं, जो स्वर हैं, इनका भी परिवर्तन हो जाता है उच्चारण की दृष्टि से, इनमें परिवर्तन आ जाता है विशेष रूप से। तो इसमें अगर हम देखें तो जैसे पैर है, ऐ की मात्रा है, लेकिन खड़ी बोली में ए की मात्रा में इसको बदल जाता है पैर। इसी प्रकार से बैर है और खड़ी बोली में इसको बोला जाता है बेर। इसी प्रकार से कौवा, कोवा। इस प्रकार से खड़ी बोली में ऐ का ए में और औ का ओ में परिवर्तन हो जाता है उच्चारण की दृष्टि से। इसी प्रकार से कुछ विशेष प्रकार के अव्यय भी प्रयुक्त होते हैं खड़ी बोली में, जैसे कब,
हिंदी में हम उसको कब बोलेंगे, तो खड़ी बोली में कद। इसी प्रकार से जब का जद, जद आयो, जद करो। इस प्रकार से अब जो है उसका इब प्रयुक्त होता है। तो ये विशेष प्रकार के अव्यय हैं जो इसकी पहचान होती है खड़ी बोली की। इसके अतिरिक्त स्त्रीलिंग बनाने के लिए खड़ी बोली में 2 प्रत्यय प्रमुख रूप से जोड़ दिए जाते हैं। किसी भी शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए एक है नी प्रत्यय, जो बड़ा प्रमुख है। खड़ी बोली में इसका बहुत ही प्रयोग होता है। जैसे जाट, और इसमें नी प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गई जाटनी। ऊंट, नी प्रत्यय जोड़ दिया ऊंटनी। सांड, नी प्रत्यय जोड़ दिया सांडनी। इस प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए खड़ी बोली में नी प्रत्यय का प्रयोग ज़्यादा होता है, और नी प्रत्यय के साथ साथ अन प्रत्यय का भी प्रयोग कई जगह पर मिल जाता है। इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार की जो ये विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं से जो खड़ी बोली है वो अपने आप को हिंदी भाषा वर्ग की या पश्चिमी हिंदी भाषा वर्ग की जो विभिन्न बोलियां हैं उनसे अपने आप को पृथक करती है, अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाती है, जो प्रमुख क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। धन्यवाद।